नमस्कार दोस्तों, मैं विजय देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम जनवरी माह के दूसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर को कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि करंट अफ़ेयर के तथ्य हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो को आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, इन वीडियोज़ को भी आप सपोर्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं प्रश्नों को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा आग्रह आप सभी से करना चाहूँगा। अगर मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इसरो का नया अध्यक्ष। हाल ही में वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायणन को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 14 जनवरी 2025 को मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह पदभार ग्रहण करेंगे तथा जो नए अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर वी नारायणन, उन्हें 4 दशक से अधिक का अनुभव है अंतरिक्ष और तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में काम करने का। और ये आशा की जा रही है कि जब डॉक्टर वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद भविष्य की नई दिशा देने के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य में नई दिशा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम से। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी का निधन 4 जनवरी की सुबह हुआ। ये भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनका निधन 88 साल की उम्र में हुआ है। आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। 1990 में इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क भी कहा जाता है, उसके डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम 1993 से 2000 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी दौरान भारत ने दूसरी बार वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। ये इनके लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में हम समझ सकते हैं कि भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण जो है वो किन वैज्ञानिक के देखरेख में किया, तो उसका सही उत्तर हो सकता है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। आइए देखते हैं एक और तथ्य को। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम को 1975 में पद्मश्री का सम्मान और 1999 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। करंट अफेयर का अगला तथ्य संबंधित है राजीव कुंभ कल्प 2025 से। आइए देखते हैं इसके बारे में तथ्यों को। इसका आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इसका आयोजन की शुरुआत माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन महानदी, पैरी और सोंदो नदी के संगम पर होता है, जो कि यह संगम होता है कहाँ? राजिम में। देश भर से इसके लिए साधु संत जो है वो पहुंचते हैं राजिम कुंभ कल्प में। अगला करंट अफेयर संबंधित है कलर डॉपलर रडार से संबंधित है ये। यह करंट अफेयर भी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित है, तो देखते हैं इस तथ्य को। कलर डॉपलर रडार, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में की गई, जो लगभग 10 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ। इस तथ्य से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, देखते हैं इनके बारे में। कलर डॉपलर रडार के माध्यम से अब मौसम की सटीक जानकारी जो है वो ब्लॉक स्तर पर प्राप्त हो सकेगी। साथ ही साथ चक्रवात, तूफान, मानसून और थंडर स्टॉर्म जैसे जो वो होते हैं, विपदा आती है, उसके लिए पूर्वानुमान भी लगाया जा सकेगा कलर डॉपलर रडार के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है खुफिया चीफ अमित कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान प्राप्त हुआ। प्रदेश के खुफिया चीफ एडीजी अमित कुमार को उनकी विशिष्ट और अनुकरणीय सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इनके अलावा आधा दर्जन आईपीएस ऑफिसर जो अन्य लोग थे, उन्हें भी यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। आईपीएस अमित कुमार देश में चर्चित कोलगेट घोटाला,
में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हुए इन्होंने इस केस के ऊपर काम किया। सीबीआई में उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित एक और करंट अफेयर को। पोर्ट लइका अभियान। पोर्ट लइका का मतलब होता है स्वस्थ बच्चा। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उसको देखते हैं। राजनांदगांव के जिला प्रशासन के द्वारा कुपोषण से मुक्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है पोर्ट लइका कार्यक्रम या पोर्ट लइका अभियान, ये कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। तो राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पिछले 5 माह में 56.93% बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर के बारे में देखते हैं जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से। ग्रीन जीडीपी छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्रीन जीडीपी के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। ग्रीन जीडीपी आर्थिक विकास का एक ऐसा सूचकांक है जिसमें पर्यावरणीय परिणाम को शामिल किया जाता है। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर जो कि फिर से संबंधित है खो-खो विश्व कप से। पहले की भी वीडियो में मैंने कई बार खो-खो विश्व कप जो पहली बार जिसका आयोजन किया जा रहा है इससे संबंधित तथ्यों को मैंने अपने वीडियो के अंतर्गत रखा है। तो उसी से संबंधित एक और तथ्य जो है हमारे बीच है, इसको देखते हैं। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि KKFI ने 3 जनवरी को पहला विश्व कप खो-खो का जो कि होने वाला है उसकी ट्रॉफी का अनावरण किया और भारत की ओर से खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल। इन्होंने विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण जो है वो किया। किस तारीख को? 3 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं अन्य तथ्य की ओर। फेडरेशन ने टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर शुभंकर यानी कि मैस्कट के रूप में काम करने वाली जोड़ी तेजस और तारा, यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैस्कट से संबंधित। तो खो-खो विश्व कप के लिए जो मस्कट के रूप में किस जोड़ी को चुना गया? तो इसमें हो जाएगा तेजस और तारा। ठीक है, तेजस और तारा को भी पेश किया गया। पहला खो-खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच किया जाएगा। पहली बार 1996 में एशियाई खो-खो चैंपियनशिप जो है वो हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया भेजा था जो कि 4 दिन में ही अंकुरित हो गया। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्टेशन से स्पेसएक्स मिशन यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था और इसके साथ इसरो ने पोएम 4 का मतलब है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर क्रॉप्स का मतलब है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के लिए अंतरिक्ष में पहली बार इसे भेजा, जिसे इसका जीवन जो है वो अंतरिक्ष में अंकुरित करने में सफलता पाई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में डिजाइन किए गए क्रॉप्स ने वहाँ 4 दिन में लोबिया के बीज को जो है वो अंकुरित कर दिया है माइक्रोग्रेविटी के कंडीशन में। इस प्रयोग को अंतरिक्ष में भोजन उगाने की दिशा में जो है वो बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर जो कि संबंधित है भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज यानी कि समुद्र के ऊपर बनाया गया कांच का एक ब्रिज है। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया, यानी कि यह ब्रिज जो है वो समुद्र के ऊपर बनाया गया है और यह ब्रिज ग्लास से बना हुआ ब्रिज है। इसे पहला ग्लास सी ब्रिज के रूप में माना जा रहा है भारत का, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा ही किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दूसरी ओर कन्याकुमारी में 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि ग्लास सी ब्रिज जो है वो किन 2 बिंदुओं को जोड़ता है, तो इसका उत्तर यह होगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल
और कन्याकुमारी में 133 फीट ऊंचा जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है उसको जोड़ने का काम करता है। आगे देखते हैं एक और तथ्य को, जो इस क्षेत्र में पर्यटन की बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मील का पत्थर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है महाभारत वाटिका को लेकर के। तो देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन संरक्षण के क्रम में महाभारत वाटिका की स्थापना की है। महाभारत वाटिका के माध्यम से जो वन का संरक्षण किया जाएगा, वन संरक्षण का जो एक तरीके से योजना है, वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर वन संरक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ पारिस्थितिकी की जागरूकता के लिए ये महाभारत वाटिका की स्थापना जो है वो की गई। आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में संबंधित तथ्यों। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का नाम होगा एरो इंडिया 2025। इसका आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच ये आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम मतलब एरो इंडिया 2025 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। और कर्नाटक के बेंगलुरु में कहाँ होगा? तो यलहंका में होगा। यह एरो शो का 15वां संस्करण है और इस कार्यक्रम के लिए थीम जो रखी गई है, थीम जो चुनी गई है, वो है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है भारत पोल पोर्टल से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसके तथ्यों को। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 7 जनवरी को सीबीआई के द्वारा निर्मित किए गए भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल की मदद से अब भारत में काम करने वाली जो जांच एजेंसियां हैं, मतलब भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, वो विदेश की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगी। इसी क्रम में अब भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, वो इंटरपोल जैसी जो एजेंसियां हैं उसके साथ कनेक्ट होकर के काम कर सकती। भारत पोल पोर्टल और सभी राज्यों की पुलिस इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेंगी। पोर्टल की मदद से इंटरपोल के रेड कॉर्नर जैसे नोटिस जारी किए जा सकेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है ब्रिक्स समूह से संबंधित है। ये इंडोनेशिया बना ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें विकासशील देशों का यह एक संगठन है। इसमें नए देश की जो है वो एंट्री हुई है इस समूह में, जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो वित्तीय नीति से संबंधित यह तथ्य है। इंडोनेशिया विकासशील देशों के समूह यानी कि ब्रिक्स का अब फुल टाइम मेंबर के रूप में सदस्य बन चुका है, जिसकी घोषणा 6 जनवरी 2025 को की गई। अब ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या बढ़कर हो गई है 10 और इसमें जो शामिल देश हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला है ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा इंडिया, चौथा चीन, पांचवा साउथ अफ्रीका, छठवां इजिप्ट, सातवां इथियोपिया, आठवां ईरान, नौवां यूएई और 10वां अब बन चुका है इंडोनेशिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पासपोर्ट की रैंकिंग पर आधारित यह क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर का तथ्य है। देखते हैं इस तथ्य को। भारत का पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में 85वां जो है वो पायदान प्राप्त किया है। भारत पिछले साल की रैंकिंग की तुलना में 5 पायदान फिसल चुका है और पिछले साल भारत की रैंकिंग 80वें स्थान पर थी, जो कि इस साल पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 स्थान फिसल करके 85वें स्थान पर आ चुका है। इस बार इस रैंकिंग को हिनली एंड पार्टनर्स ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर जो है वो जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर लगातार दूसरी बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में अपना स्थान जो है वो प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर जापान रहा। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इस साल यानी कि साल 2025 में 27 हस्तियों को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रवासी भारतीयों के लिए, प्रवासी भारतीय यानी कि जो भारत में नहीं रहते, प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 जनवरी को इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन
किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो सीरीज़ भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।